बहाना खेल का ही सही, पर मुंबई क्रिकेट संघ के बहाने शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस एक साथ आए। अब तक एक दूसरे के सियासी शत्रु माने जाने वाले शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के एक साथ सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। इस बीच आरपीआई नेता रामदास अठावले ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ सियासी गुगली डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं की बात कह डाली। रामदास अठावले ने कहा कि राजनीति में कुछ भी खारिज नहीं किया जाता है। शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और मैं ये लंबे समय से कह रहा हूं। ये दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं और वे अपने खेल को अच्छी तरह जानते हैं। अठावले ने कहा कि यह एक गुगली थी। उद्धव ठाकरे को इस गुगली पर एक बार फिर बोल्ड किया जाएगा। पहले एकनाथ शिंदे ने उन्हें आउट किया और अब पवार उन्हें आउट करेंगे। उन्होंने शरद पवार से एनडीए में शामिल होने की भी अपील की। अठावले ने कहा कि शरद पवार को नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए। जब मैं यहां हूं तो वे यहां क्यों नहीं आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड साफ करते हुए पहले ही कहा था कि ये दोनों दलों द्वारा एक पूर्व नियोजित कदम था। शरद पवार के अनुरोध पर भाजपा ने अंधेरी उपचुनाव से अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया था। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि दोनों नेताओं का जुड़ाव केवल खेल तक ही सीमित है और इसमें पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। देवेंद्र फडणवीस के करीबी अमोल काले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव के लिए आम सहमति के उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की वजह से शिवसेना दो टुकड़ों में बंट गई है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों का चुनाव आयोग ने अलग नाम और चुनाव चिन्ह दे दिए हैं, जिसकी परीक्षा बीएमसी के चुनाव में होनी है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी तेजी से विजय के रास्ते पर आ चुकी है, जिसकी शुरुआत बीएमसी के चुनावों से होगी। शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच मराठी वोट बैंक का बंटवारा तय है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलना है और माना जा रहा है कि वह बड़े बजट वाली बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। मुंबई के सामाजिक समीकरण अब पहले जैसे नहीं रहे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ चुकी है। जो बची भी है उसके जरिए वह मराठी मानुष का कार्ड चलने में भी सक्षम नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल शिवसैनिकों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें किस राह पर जाना है। एक दौर में बाला साहेब ठाकरे के आह्वान पर शिवसैनिक हिंदुत्व और मराठी मानुष के नाम पर सड़कों पर होते थे, लेकिन अब उद्धव नए हिंदुत्व को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया हिंदुत्व कितना शिवसैनिकों और आम लोगों के गले उतरता है, ये बीएमसी चुनाव में साबित हो जाएगा। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की तरह स्ट्रीट फाइट की बजाय उदारवादी हिंदुत्व की विचारधारा पेश करना चाहते हैं। भले ही विधायक और सांसदों की बड़ी संख्या एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन शिवसेना का काडर उद्धव ठाकरे के समर्थन में है। हालांकि इसके बाद भी कड़े मुकाबले में विभाजन होने पर भाजपा के ही विजयी होने की संभावना है। इस तरह मराठी मानुष का बटा वोट हिंदुत्व के नाम पर उतर रही भाजपा को फायदा देगा। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वालों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में मराठी मानुष की राजनीति भी हिंदुत्व के एजेंडे में ही समाहित हो सकती है। यही भाजपा की कोशिश भी है, जिसके जरिए वह मराठियों के अलावा प्रवासी नागरिकों को भी साधती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महबूबा मुफ्ती सरकारी बंगले में मुफ्त बैठकर अपनी सियासत कर रही थीं। अब जाकर उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने नोटिस मिलने पर कहा कि उन्हें श्रीनगर में स्थित फेयर व्यू हाउस खाली करने के लिए नोटिस उम्मीदों के मुताबिक मिला। महबूबा मुफ्ती ने बताया, हालांकि नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थान मेरे पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। इसलिए प्रशासन द्वारा बताया गया आधार सही नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्टेट विभाग ने महबूबा मुफ्ती को बंगला खाली करने का ये नोटिस पिछले सप्ताह भेजा था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये नोटिस जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत भेजा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस नोटिस के खिलाफ अदालत जाएंगी, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले तो अपनी कानूनी टीम से सलाह लेंगी, फिर इस पर विचार करेंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं, इसलिए मुझे निर्णय लेने से पहले अपनी कानूनी टीम से परामर्श करना होगा।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन की सरकार साल 2018 में गिर गई थी। उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती ने ये बंगला अपने पास ही रखा। तब से महबूबा गुपकार मार्ग स्थित फेयरव्यू नामक सरकारी बंगले में ही रह रही हैं। गुपकार मार्ग श्रीनगर में सबसे संभ्रांत और पौश इलाकों में से एक माना जाता है। ये बंगला उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को आवंटित किया गया था। इसके पहले गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पास भी सरकारी आवास था। असल में जम्मू कश्मीर में सब ने मिलकर एक कानून बना लिया कि पूर्व सीएम आजीवन सरकारी बंगले में रह सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा का निरस्त किए जाने और राष्ट्रपति शासन के बाद इस कानून को रद्द कर दिया गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी तक सरकारी बंगले में डेरा जमाए बैठी हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जबरन वसूली मामले में फंसे पंजाब के मंत्री को पद से बर्खास्त करने के सवाल पर भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सब चुप्पी साधे बैठे हैं और लगता यह है कि आम आदमी पार्टी एक और मंत्री की बलि लेने के मूड में नहीं है। अपने एक मंत्री को पद से हटाकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अपनी पीठ थपथपाई थी। पंजाब के वे मंत्री ठेके के बदले कमीशन वसूलने में लगे हुए थे, लेकिन फौजा सिंह फरारी तो सीधे सीधे रंगदारी वसूलने पर आ गए। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 2 राज्यों में चुनाव की वजह से इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर भगवंत मान ने कहा कि उन्हें दिवाली मनाने दीजिए। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर सरारी को जबरन वसूली की योजना बनाते हुए सुना जा रहा है। पंजाब में सरकार संभालने के बाद मान ने पहली बार पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान अनौपचारिक बातचीत में जब सरारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप दिवाली मनाते हैं तो उन्हें भी मनाने दीजिए। इसके पहले मान ने कहा था कि उन्होंने सरारी को नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों ने संकेत दिए कि आप मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के मूड में नहीं हैं। सरकार में एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष को ये संदेश देना चाहती है कि उसका अभियान सरकार को दबाव में आने पर मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही सरारी की ऑडियो क्लिप से कोई खास मतलब नहीं था, वे केवल बातचीत थी। वे कहीं भी जबरन वसूली के लिए नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार गुजरात में चुनाव पर ध्यान लगा रही है, वह यहाँ कोई मामलों को सुलझाने में एनर्जी खराब नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि कैबिनेट इसी तरह जारी रहेगी। हम देखेंगे कि चुनाव के बाद क्या होता है, शायद वे तब कैबिनेट में फेरबदल कर दें। फिलहाल सरकार का सरारी को बाहर करने का कोई प्लान नहीं है। विपक्ष भी मामले को लेकर शांत बैठने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने सरारी पर कार्रवाई नहीं करने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात कही है। कांग्रेस शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना देगी। सरारी इस पूरे मामले को फर्जी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे एडिट किया गया है और गलत तरीके से पेश किया गया है। ऑडियो क्लिप 11 सितंबर को लीक हुई थी। माना यह जा रहा है कि सरारी की ओएसडी तरसीम लाल कपूर ने इसे लीक किया था। कहते हैं कि इंसान का कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। राजनीति में ये बात 100% सच है। सत्ता में रहते हुए महाविकास गठबंधन के जो 2 बड़बोले नेताओं ने खेल किए थे, उसका खामियाजा अब दोनों भुगत रहे हैं और दोनों की दिवाली जेल में कटेगी। उद्धव ठाकरे के सबसे खास सिपहसालार बड़बोले संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई जहां दिवाली के बाद ही होगी, वहीं एनसीपी मुखिया शरद पवार के दाएं हाथ माने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसलिए दोनों नेता अब जेल में ही दिवाली मनाएंगे। अदालत ने संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई को नवंबर महीने की 2 तारीख तक टाल दिया है। ऐसे में संजय राउत के परिवार को भी एक बड़ा झटका लगा है। संजय राउत की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अब अदालत में पेश किया गया। संजय राउत को पात्रा चौल घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में स्थित पात्रा चौल में फ्लैट बनाकर चौल निवासियों को दिए जाने थे, लेकिन 15 साल बाद भी लोगों को उनके हक का इंतजार है। वहीं मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनिल देशमुख कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ दर्ज इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। इससे पहले उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो धन शोधन का मामला दर्ज किया था, उसमें उन्हें बीते 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अब वो खारिज हो गई है। अनिल देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं। गौरतलब है कि मार्च 2021 में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी परमवीर सिंह ने यह आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूली का लक्ष्य लिया था।
वहीं संजय राउत जिस मामले में जेल में हैं, उस पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 से हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाड़ा प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से ये घोटाला होने का आरोप है। 2007 में महाड़ा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया। ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। महाड़ा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। महाड़ा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने फ्लैट बनाने के बजाय 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डर्स को बेचा। इससे कंपनी ने 1034 करोड़ रुपए कमाए। बहरहाल संजय राउत और अनिल देशमुख के साथ साथ ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों ही नेता अपनी पार्टियों में एक खास जगह रखते हैं और दोनों का जेल में होना शिवसेना और एनसीपी की छवि के लिए तो झटका है ही, साथ ही दोनों पार्टियों के राजनीतिक भविष्य पर भी इससे असर पड़ेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दावा ईमानदार राजनीति का और दिल्ली से लेकर पंजाब तक भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार के कई मंत्री जेल में हैं और कई जेल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, उनकी आम आदमी पार्टी सरकार की कुछ यही कहानी है। लेकिन इतना कुछ कम था जो अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर भी केस दायर हो गया। यहाँ तक कि उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत लेनी पड़ी और अदालत ने उन्हें 5 दिसंबर को दोबारा पेश होने का फरमान सुना दिया। इससे भगवंत मान इतना बिलबिला गया कि केस करने वालों पर ही फट पड़ा। उन्होंने कहा कि बात बात पर मानहानि का केस करने का रिवाज पैदा हो गया है। मानहानि का केस दायर कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वह अदालत का सम्मान करते हैं और मुख्यमंत्री अदालत से ऊपर नहीं। जब अदालत बुलाएगी वे जरूर जाएंगे। दरअसल भगवंत मान पर यह केस एक मानहानि के मामले को लेकर हुआ। इसी मामले में सीएम भगवंत मान मानसा की कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ मानसा के पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने केस दर्ज किया। कोर्ट ने सीएम मान को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी और 5 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश होने का आदेश दिया। सूत्रों ने ये बताया कि 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बने नाजर सिंह मानशाहिया 25 अप्रैल 2019 को आम आदमी पार्टी छोड़कर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद 27 अप्रैल को मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया पर 10 करोड़ रुपए और पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैनी लेने के लिए कांग्रेस में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने मान पर मानहानि का केस दायर करते हुए माफी मांगने की बात कही थी। पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने 28 जुलाई को ये केस दायर किया था। फिर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सीएम भगवंत मान समेत कुल 9 लोगों को समन जारी किया था। इनमें 4 पत्रकार और 4 संपादक शामिल थे। एक संपादक का देहांत हो गया है। इसके अलावा 2 संपादकों ने अपनी जमानत करवा ली थी। वहीं भगवंत मान ने कहा कि पूरी कांग्रेस मान की हानि करने में लगी हुई है। उन पर ही नहीं बल्कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह पर बात बात पर केस दर्ज करवाए गए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहने वालों पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए। गोली मारो कहने वालों पर मानहानि का केस नहीं होना चाहिए। पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया पर तंज कसते हुए सीएम मान ने कहा कि विधायक ने 1.5 लाख लोगों को धोखा देकर पार्टी बदली है। उनकी मानहानि नहीं हुई, मानहानि सिर्फ नेताओं के लिए ही रह गई है। उन्होंने कहा कि मानशाहिया को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वे राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर करें। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। झूठे वादों पर फरेब की दुनिया रचना और बेशर्मी के साथ उसका महिमा मंडन करना, ये कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसानों से लेकर हर तबके से अनगिनत वादे किए, लेकिन उनमें से आधे भी वादे कभी पूरे ही नहीं हुए। इसके बाद भी डंके की चोट पर अरविंद केजरीवाल क्रेडिट देते हुए अपनी तारीफें करते नहीं थकते। राजनीति में नैतिकता का ऐसा पतन शायद ही पहले कभी देखा गया हो। ताजा मामले में केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर एक और घोषणा की और उसका क्रेडिट भी ले लिया, लेकिन अपने पिछले वादे कभी पूरे नहीं कर पाई। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2 साल पुरानी खबर को ट्वीट किया। इसमें ड्यूटी के दौरान बलिदान हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि जारी करने की घोषणा 17 सितंबर 2019 को सीएम केजरीवाल ने की थी। उस खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा, पुलिस स्मृति दिवस पर मैं उन सभी जाबाज पुलिसकर्मियों को नमन करता हूं
जिन्होंने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हुए जनता की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी सरकार ऐसे सभी जाबाज पुलिसकर्मियों के परिजनों का हमेशा ख्याल रखती है। सीएम केजरीवाल ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि दिल्ली की आप सरकार बलिदान हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों का हमेशा ख्याल रखती है। हालांकि हकीकत कुछ और है। दिल्ली सरकार वाहवाही लूटने के लिए घोषणा तो करती है, लेकिन वो सिर्फ घोषणा ही रह जाती है। घोषणा के बाद केजरीवाल सरकार बलिदान पुलिसकर्मियों की कभी सुध नहीं लेती। ऐसे मामले देखें तो दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान 24 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ ने मौजपुर इलाके में पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 42 वर्षीय हेड कांस्टेबल रतन लाल बलिदान हो गए थे। उस समय लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए केजरीवाल सरकार ने रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के साथ उनकी पत्नी को 1 महीने में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, लेकिन वह वादा दिल्ली सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई। रतन लाल की पत्नी पूनम का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कई अब तक पूरे नहीं हुए हैं। दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपए 2 हिस्सों में मिले। अन्य कई लोगों ने भी उस समय कई वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। बुराड़ी में रतन लाल के नाम से सड़क पर गेट बनवाने को बोला गया था, पर वो कभी नहीं हुआ। पूनम आगे बताती हैं कि केजरीवाल ने भी शिक्षा के हिसाब से 1 महीने में नौकरी देने को कहा था, पर वो भी नहीं हुआ। शहीद का सर्टिफिकेट देने के लिए बोला गया था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिला है। गैलेंट्री अवार्ड 15 अगस्त को तो दिया गया है, लेकिन उसके फायदे नहीं मिल रहे हैं। उसका अभी तक अप्रूवल ही नहीं हुआ है। फैमिली जैसे तैसे चल रही है। बलिदान हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को मुआवजा और मदद देने में भी केजरीवाल सरकार की राजनीति भी दिखती है। कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने वाले और फिर संक्रमित होकर बलिदान देने वाले दिल्ली पुलिस के अमित कुमार राणा के परिजनों को फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। उस दौरान दिल्ली की आप सरकार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन उसे पाने के लिए अमित कुमार की विधवा आज भी दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। उस समय भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अमित राणा की मौत पर दुख जताया था और परिवार को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने की घोषणा की थी। जब घोषणा के बाद 1 साल के अधिक का समय गुजर गया और दिल्ली सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो दिवंगत अमित राणा की पत्नी पूजा को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने तर्क दिया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से मुआवजा राशि देने में देर हुई। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि कई लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। यही नहीं, अमित राणा की मौत के बाद दिल्ली सरकार का एक भी अधिकारी उनके घर नहीं पहुंचा, जबकि कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले अमित की विधवा पत्नी और उनका मासूम बेटा भी कोरोना से संक्रमित होकर जीवन और मौत की जंग लड़ रहे थे। परिजनों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि अमित के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने समुचित व्यवस्था तक नहीं की थी। जाहिर सी बात है कि यहाँ सीएम केजरीवाल ने वोट बैंक की राजनीति को अधिक महत्व दिया। ये मामले तो सिर्फ दिल्ली की केजरीवाल सरकार की घोषणाओं की कुछ बानगी भर हैं। इस तरह के तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जिसे जनता को दिखाने के लिए केजरीवाल ने तो कर दिया, लेकिन उसे पूरा करने में कई बहाने बनाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।